नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारी आज की राजनीति बेवजह आक्रामक होती जा रही है। नेताओं की भाषा में जो आक्रामकता है वही एंकर में हो गई है, वही अब सड़कों पर लोगों की होती जा रही है। तरह तरह की फिजूल की धार्मिक और जातीय सेनाओं के भरोसे राजनीति अपनी आकांक्षा जाहिर करेगी तो फिर औपचारिक दलों का क्या होगा, उन्हें यह भी सोच लेना चाहिए। आजकल हर दल में ऐसे बड़े नेता मिल जाएंगे जिनकी अपनी फिजूल की सेना है, और ऐसी सेनाएं मिल जाएंगी जिन्हें हर दल के कई नेता अपना आशीर्वाद देते हैं। इतिहास के नायकों के नाम पर ऐसी यात्राएं निकलती हैं और लोकतंत्र को सामंतवाद का अखाड़ा बनाया जा रहा है। इन दिनों कहीं से भी ऐसी शोभा यात्राओं के निकलने की खबर आ जाती है जिनके बारे में पहले सुना तक नहीं गया। इन यात्राओं में शामिल होकर सांसद या विधायक या होने वाले सांसद या विधायक अपनी सामाजिक और धार्मिक पहचान कायम करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें यह सब इतना सामान्य लगता है कि परवाह ही नहीं करते कि जात के नाम पर सेनाएं, धर्म के नाम पर सेनाएं, ऐतिहासिक नायकों के नाम पर सेनाएं आपके सामाजिक जीवन में गलत हस्तक्षेप कर रही हैं, टकराव पैदा कर रही हैं। इतिहास का इतना ही शौक है तो पड़ोस के किसी कॉलेज में इतिहास विषय में एडमिशन ले लीजिए। मूर्ति बनाकर इतिहास का सम्मान करने का भ्रम और नौटंकी अब मत पालिए। लोगों को 5 रुपए की दवा नहीं मिल रही है और हम इतिहास के सम्मान के नाम पर हजारों करोड़ की मूर्तियां बनाने में लगे हैं और शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं। इनके नाम पर राजनीति आपको मूर्ख बना रही है, उल्लू बना रही है, इतिहास नहीं पढ़ा रही है। प्रवचन देने की यह प्रेरणा आजकल के नेताओं के भाषण से मिली है, जो राजनीति की बात कम, राजनीति में नैतिक शिक्षा टाइप भाषण ज्यादा देने लगे हैं। अगर सरलीकरण करना हो तो कह सकते हैं कि यूपी बेकाबू हो गया है, नए मुख्यमंत्री योगी से संभल नहीं रहा है। मगर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। मीडिया के जिस हिस्से में उनके दिन रात जगकर आधी रात को मीटिंग कर फैसले लेने की खबरें आ रही थीं, वहीं पर यह सरलीकरण शुरू हो गया कि नई सरकार के बाद घटनाएं अपराध की ऐसी बढ़ रही हैं जिस पर उसका नियंत्रण नहीं लग रहा। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे संकेत अच्छा नहीं जा रहा, मगर यूपी के कई हिस्सों में शांति भी है और ठीक ठाक ही राज्य चल रहा है। हमने तय कर लिया था कि फांसी की सजा देंगे तो बलात्कार की घटना कम हो जाएगी, साफ और सख्त संदेश जाएगा। ये कहां जा रहा है, किसको जा रहा है, किसी को पता नहीं है, लेकिन भीड़ तय करती है। इसके लिए दोषी फांसी की सजा नहीं है, दोषी सरकार भी नहीं है। नैतिक जिम्मेदारी जरूर बनती है सरकारों की, लेकिन कुछ तो है कि हम इस समस्या की बुनियाद पर बात नहीं कर पा रहे। ग्रेटर नोएडा में जेवर एक जगह है, यमुना एक्सप्रेसवे के पास। वहां बुधवार रात जो घटना हुई है वो सरकार से सवाल तो पूछती है, समाज से भी पूछ रही है। सबौता गांव के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हथियारबंद 6 गुंडों ने एक कार रोक ली। घटना रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच हुई। इस कार में 8 लोग सवार थे जो जेवर से बुलंदशहर के अस्पताल जा रहे थे। लूटपाट का विरोध किया तो परिवार के मुखिया शकील कुरैशी ने उन्हें मनाने की कोशिश की, मगर उन्हें गोली मार दी बदमाशों ने। पहले गुंडे शकील के बच्चों को गोली मार रहे थे, लेकिन जब शकील ने मिन्नत की तो बच्चों को छोड़ दिया और उन्हें गोली मार दी। महिलाओं के दुपट्टों से पुरुषों को बांधकर उन्हें उल्टा लटकाया और फिर चारों महिलाओं को उतारकर खेत में ले गए और गैंग रेप किया 4 महिलाओं से। शकील और उनका परिवार इतनी रात को यात्रा इसलिए कर रहा था कि उनके किसी रिश्तेदार की डिलीवरी होनी थी। जच्चा और बच्चा दोनों खतरे में थे, इसलिए पूरा परिवार भागकर उनकी मदद के लिए जा रहा था। पुलिस घटना के 1 घंटे बाद पहुंची और 1 घंटे के भीतर अपराधियों ने किसी और परिवार की जिंदगी बचाने निकले एक परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। वो उस टाइम तो 5 है, एक फिर बाद में करके आया 6 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हमारे साथ में हाथापाई हुई। हमारे हाथ पैर बांध दिए, हमें डाल दिए जमीन में। लेडीजों के साथ में बदतमीजी करी, फिर एक एक करके लेडीज को ले जाते गए। ठीक है, फिर वहाँ लड़के उनके साथ में उन्होंने अच्छा बुरा बलात्कार करा। तो आप लोगों को मारा भी है? हाँ, हमें मारे पीटे। और लेडीज को भी मारा था? हाँ, लेडीजों को मारा। फिर छूटे कब आप? छूटे हम करीबन 3 साढ़े 3 बजे। हम मेरे साले में गोली मारी थी शकील में। क्यों? वो इसलिए, मतलब वो बोला नु का जब लेडीजों को, भैया लेडीजों से क्यों बदतमीजी कर रहे हो, लेडीजों से क्यों कर रहे हो बदतमीजी। पहले तो लगाई मार लगा के फिर लेडीजों को ले जाने लगे। शकील में एक तो मारी, नीचे फायरिंग करी और एक मारी इसको गोली। अभी यहाँ पर तमाम सारा जो पुलिस का अमला है, जो मेरठ जोन के आईजी हैं राम कुमार, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो स्पॉट पर भी गए हैं। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर अभी आई हुई थी, डॉग स्क्वाड आया हुआ था, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ कामयाबी नहीं लगी है। पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि हो सकता है कि बावरिया गैंग का इसमें हाथ हो, क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडी है जो अपराध करने की, वो बावरिया गैंग से मिलती जुलती है। अभी तक क्योंकि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है 6 हत्या सामने, तो
अभी तक हम लोग तो उसी पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, हम लोग उनके स्टेटमेंट के आधार पर इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल करेंगे और यदि इनकी भागीदारी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर इनके विरुद्ध कार्रवाई। 31 जुलाई 2016 के रोज तड़के 2:30 बजे इसी तरह की एक घटना हुई बुलंदशहर जिले में। दिल्ली कानपुर हाईवे पर इस तरह की एक परिवार नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा था क्योंकि किसी के मौत की खबर मिली थी और वो अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए जा रहा था। उस कार में पति पत्नी भी थे, उनकी 2 बेटियां भी और 2 पुरुष रिश्तेदार भी सवार थे। 5-6 डाकुओं ने कार को रोका। 45 साल की महिला और 15 साल की महिला को कार से उतार कर ले गए और उनके साथ बलात्कार किया। इस दौरान बाकी परिवार वालों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाए रखा गया। उस दौरान कई चैनलों ने कितना सुरक्षित है यूपी का हाईवे टाइप का कार्यक्रम दिखाया। बहुत सारे नेताओं ने इस्तीफा तक मांगा। खूब बवाल हुआ क्योंकि चुनाव नजदीक था और लेकिन अब सरकार ने भी सुरक्षा वगैरह के इंतजाम किए ही होंगे। तब नेताओं ने कहा कि यूपी में गुंडा राज है। राज तो बदल गया मगर गुंडे लगता है नहीं बदले हैं। अपराधी 24 घंटे के अंदर उस वक्त पकड़ लिए गए थे मगर अपराध की प्रवृत्ति नहीं थमी है। जब एक्सप्रेसवे और हाईवे सुरक्षित नहीं होंगे तो रात बिरात आपात स्थिति में जाने वाले परिवारों के साथ क्या होगा इसकी गारंटी कौन लेगा। यह भी सही नहीं है कि हाईवे पर पुलिस की कार नहीं होती है फिर भी घटनाएं हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि कारण कहीं और भी है। हम रोते चिल्लाते हैं कि पुलिस देर से पहुंची। जरा पता तो कर लीजिए कि पुलिस के पास पुलिस है भी या नहीं है। आबादी के अनुपात में, समस्याओं के अनुपात में उसके पास गाड़ी उतनी है भी कि नहीं है, थाने कैसे चलते हैं, ये सब भी तो पता कीजिए। अपराध की घटना पर राजनीति से अपराध पर कोई असर नहीं पड़ता है। जिस राज्य में सरकार बनते ही पुलिस अधिकारियों के पीटने की खबर आने लगे उस राज्य में अपराधियों का मनोबल टूटने में थोड़ा वक्त लग सकता है। हालांकि अब अपराधियों के अधिकारियों के पीटने की घटनाएं करीब करीब बंद हो गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और सामाजिक चरित्र रातों रात तो नहीं बदलेगा। कैसे बदलना चाहिए इस पर जरूर बात कीजिए आप लोग। मुरादाबाद में भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया, बाद में रिहा भी हो गए जमानत पर। क्यों किया गया? क्योंकि नगर अध्यक्ष जी किसी की शिकायत लेकर थाने गए, शिकायत ले ली गई मगर जब कार्यवाही का आश्वासन ठीक नहीं लगा उन्हें तो भाजपा नेता असंतुष्ट हो गए और आरोप है कि नेताजी ने ठाकुर द्वारे थाने में तैनात दारोगा से हाथापाई की। इस मारपीट भी हुई, उनके साथ बहुत सारे लोग गए थे। दारोगा जी को चोट आई जिसका मेडिकल कराया गया है। इंस्पेक्टर की कुर्सी के बराबर बैठकर वो ये कहते सुने गए कि दारोगा को जूते मारेंगे, थाने के बाहर पुलिस की पिटाई होगी और जब पिटाई होगी तो देखते हैं कौन मंत्री आते हैं बचाने के लिए। इतने प्रतिभाशाली नगर अध्यक्ष के लिए बढ़िया स्क्रिप्ट न लिखने के आरोप में गीतकार जावेद अख्तर को मुंबई से गिरफ्तार कर लेना चाहिए। खैर, पुलिस को सुधारने के नगर अध्यक्ष के इस महान कार्य में मदद देने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष भी आ गए। जब हमारे संवाददाता से अनवर ने सीओ यानी क्षेत्राधिकारी से बात की तो उनसे राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया गया। कहते रहे कि किसी राजनीतिक दल ने शिकायत की थी। हम उनका डर समझते हैं और उनके व्यवहारिक होने का सम्मान भी करते हैं कि एक बयान के चलते ट्रांसफर झेलो, बच्चों का एडमिशन झेलो और पता नहीं क्या क्या झेलो, तो उन्होंने ठीक ही किया होगा। आप वीडियो के जरिए कुछ अंदाजा कीजिए कि वहां क्या हुआ होगा। एक बीप साउंड सुनाई देगी जो हम दिखाने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उस जगह पर ऐसी गालियां दी गई हैं जिसे हम टीवी पर नहीं सुना सकते हैं। बंधु जी ऐसा बताया जा रहा है कि किसी बात को लेके आपस में उनके द्वारा मारपीट हुई और जिसमें कुछ चोटें आई हैं। इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है वो कराई जा रही है। सर, कौन था ये व्यक्ति? इनको यहाँ किसी एक पार्टी के नगर अध्यक्ष के रूप में बताया जा रहा है और जिसमें जो भी विधिक कार्रवाई है, जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब आप देख ही रहे हैं कि इसे आप जंगल राज नहीं कह सकते क्योंकि जो जनाब हरकत कर रहे थे वो नगर अध्यक्ष हैं और नगर में तो जंगल होता नहीं है। इसके अतिरिक्त यह बात शोध का विषय है कि सरकार बीजेपी की है, फिर भी नगर अध्यक्ष को इतने लोगों के साथ एफआईआर के लिए क्यों जाना पड़ा।
अगर उनकी ये स्थिति है तो फिर देश भर के थानों को लेकर बहस कीजिए कि जहां आम आदमी एफआईआर कराने जाए तो कितना झमेला उसे सामना करना पड़ता होगा। फर्जी एफआईआर और राजनीतिक एफआईआर तो अलग विषय है ही, पुलिस भी उसकी भी अपनी समस्याएं हैं और वो भी कम पाक साफ नहीं होती। नगर अध्यक्ष को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया और थाने से जमानत मिल गई उन्हें। नगर अध्यक्ष जी से सविनय निवेदन है कि गुस्से को काबू में रखें। दारोगा अमित शर्मा के साथ जो हुआ उसके लिए खेद व्यक्त करें। रही बात कानून की, तो सबको पता है वो अपना काम करता है। गोली की यह मधुर आवाज मुरादाबाद के आरटीओ कार्यालय के बाहर रिकॉर्ड की गई। 9 मई को जब बीजेपी और बजरंग दल के लोग आपस में इस बात को लेकर उलझ गए कि फिटनेस चेकिंग के लिए आने वाली गाड़ियों के लिए मेडिकल किट कौन बेचेगा, इस बात के लिए दोनों पक्षों में तलवारबाजी का भी प्रदर्शन हुआ। भारतीय संस्कृति के इन प्रतीकों का इस्तेमाल सिर्फ इतिहास को लेकर डराने के काम में ही नहीं, मेडिकल किट बेचने के काम में भी लाया जा सकता है। यह ज्ञान मुझे इतिहास की कक्षा में नहीं बल्कि इस वीडियो फुटेज से प्राप्त हुआ है। लाठी डंडे जैसे पारंपरिक हथियारों का भी वहां इस्तेमाल हुआ, पत्थर भी चले हैं, मगर यह ज्ञात नहीं हुआ कि पत्थर चलाने की प्रेरणा कश्मीर से मिली या लोकल ही किसी से मिल गई। और हां, 7 राउंड गोली भी चली। इसका मतलब दोनों पक्ष पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक युद्ध कौशल में भी दक्ष रहे होंगे। सोचिए, शौर्य का यह प्रदर्शन भारी वाहनों में मेडिकल किट लगाने के ठेके को लेकर हुआ। राष्ट्र निर्माण में ठेके का रोल कितना महत्वपूर्ण है, ये बात आप नहीं समझ सकते। इसके बाद आजाद भारत की पुलिस आई, दल बल के साथ पहुंची, तब तक लड़ने वाले भाग चुके थे। इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। बजरंग दल और भाजपा भी आपस में गोलीबारी कर सकते हैं, इसकी कल्पना अशोक वाजपेयी और केदारनाथ सिंह जैसे लिबरल कवियों ने भी अपनी कविता में नहीं की है। ये अभी 1 घंटे पहले 2:30 बजे के आसपास आरटीओ ऑफिस के पीछे दो पार्टियों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें गोली चलने की भी सूचना है। इसके ऊपर अभी पुलिस आई है। पुलिस के सामने दोनों ही पार्टियां भागी हुई हैं। इसके बारे में छानबीन की जा रही है। दोनों पार्टियों को बुला करके आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। क्या रीजन बताया जा रहा है सर? कुछ शुरुआती, हालांकि बहुत कम समय हुआ है, लेकिन क्या शुरुआती जांच में निकल के सामने है कि किस रीजन को लेकर ये सारा हंगामा हुआ था? आरटीओ ऑफिस के बगल में फर्स्ट एड बॉक्स की बिक्री को लेकर के दो पार्टियों के बीच में बवाल हुआ। नाम भी नहीं लिया जा रहा वो दो पार्टियां कौन है। आप सोच रहे होंगे कि कानून व्यवस्था की इन खराबियों को लेकर मैं क्रोधित तेवर के साथ एंकरिंग क्यों नहीं कर रहा हूं। अब इस तरह से किसी को गोली चलाते देखेंगे, थाने में घुसकर मारते देखेंगे तो शांत रहना ही समयानुकूल होगा। पाकिस्तान की बात होती तो वहां के सारे जनरलों और सेनाध्यक्षों को ललकार देता, क्योंकि मुझे अपनी सेना पर इतना तो भरोसा है कि वो इन्हें स्टूडियो तक नहीं पहुंचने देगी, वहीं ढेर कर देगी। पुलिस पर भी भरोसा है, मगर इस लेवल का भरोसा नहीं है। इसलिए हमारे एंकर लोग पाकिस्तान पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। हम यूपी की बात कर रहे हैं। फिरोजाबाद में मंत्री जी मिल गए, परिवहन मंत्री वहां किसी और मामले की औचक परीक्षण कर रहे थे। घटना के बारे में उन्हें पता नहीं था, मगर कार्रवाई क्या होगी उसके बारे में जोरदार बयान दे दिया। इसके बाद कानून व्यवस्था के मंत्री रामपति जी का भी बयान सुनिएगा, जो उन्होंने उन्नाव में दिया है। जो जेवर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसके बारे में सरकार ने, जो भी अपराधी होगा कोई बचने वाला नहीं है। सपा शासन नहीं है, ये बीजेपी का है। किसी की गुंडई उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। सभी गुंडे अपराधी या प्रदेश छोड़ जाएंगे या जमीन में जाएंगे या मारे जाएंगे। नोट कर लीजिए। मंत्री जी, ये आप कब की बात कह रहे हैं जब कांड हो चुका है, सामूहिक बलात्कार हुआ है? मैं अभी पता करवाता हूँ, तुरंत पता करवाता हूँ। कहीं अपराधी होंगे पकड़े जाएंगे, छिप नहीं सकता। नोट कर लीजिए। गुंडई जो थी, सड़कों पर वसूली थी, डग्गा मारी थी, बड़े बड़े ट्रक वाहन चलते थे, एंट्री फीस करोड़ों लाखों वसूली जाती थी। आज सब बंद है, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल है। और अब भी थोड़ा एक जो क्राइम हुआ है, तुरंत अपराधी पकड़े गए, वो बचने वाले नहीं। आप नोट कर लो, योगी सरकार ना हम लोगों किसी का संरक्षण है, न किसी नेता का संरक्षण होगा। आप नोट कर लो। सारी स्थिति ठीक होगी। अभी 1.5-2 महीने की सरकार आपकी है। 15 साल के कूड़े करकट को ठीक करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। किसी भी इस प्रकार के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय कर रखा है, माने योगी जी के सरकार ने तय कर रखा है। तो आप नोट कर लीजिए और नोटबुक संभाल के रखिएगा। जमीन में जाएंगे या मारे जाएंगे, इस तरह के उग्र बयानों से अच्छा है कि व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। अपने स्थानीय नेताओं से भी कहा जाए कि किसकी सरकार है। कम से कम मेडिकल किट को लेकर बजरंग दल और बीजेपी के लोग आपस में गोलीबारी ना करें, यह शोभा नहीं देता है। जहां भी पुलिस बेहतर हो और पुलिस को कोई नेता मारे ना, इस तरह के प्रयास कीजिए।
पूरे देश में थानों का राजनीतिकरण हो चुका है, ये आप जानते हैं। चाहे यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, कहीं भी चले जाइए, एफआईआर कराने के लिए किसी को 100 लोगों के साथ क्यों जाना पड़ता है? ये क्या व्यवस्था है? इसके अलावा इस बात पर सोचिए, यूपी में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कहीं संप्रदाय तो कहीं समुदाय आपस में भिड़े हुए हैं? क्यों सहारनपुर की हिंसा थम नहीं रही? क्यों अलीगढ़ में भांति भांति के तनाव हैं? क्या जरूरी है कि हर घटना को सामाजिक अहंकार का सवाल बना दिया जाए, जातीय अहंकार का सवाल बना दिया जाए, धार्मिक अहंकार का सवाल बना दिया जाए? इतना गुस्सा अपने लोगों में क्यों है? सहारनपुर की हिंसा पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय रैपिड एक्शन फोर्स को केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनियां वहां भेजी गई हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया जिससे लोकतंत्र के प्रबल होने की उम्मीद है, उसी को वहां पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि खतरा हो गया है कि समाज और न लौट पड़ के कट मरे। 5 मई से वहां तरह तरह के झगड़े हो रहे हैं। पहले अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा को लेकर तनाव हुआ, फिर महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा को लेकर तनाव हुआ। कई लोगों ने कहा कि यूपी में महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा पहले नहीं सुनी है अपने इलाके में। इसी तरह कई तरह की यात्राएं समय समय पर निकलने लगी हैं। तनाव के कारणों पर बहस हो सकती है, लेकिन इस हिंसा में 1 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं और कई लोग जेल में हैं। इसके बाद भी हिंसा रुक नहीं रही। क्या इस हिंसा के बाद राजनीतिक हिसाब होना है? किसका वोट किसे मिलेगा? क्या इतनी सी बात सहारनपुर की जनता नहीं समझती है कि वे शांत रहें? क्या उनके बीच कोई नहीं है जो इस लड़ाई को बंद करवाए? कहीं जाटो बनाम ठाकुर है तो कहीं वाल्मीकि बनाम मुस्लिम है। ऐसा क्यों है? इस हिंसा की बुनियाद को समझिए। क्या कोई एक वर्ग सत्ता मिलने से ज्यादा उत्साहित है, प्रोत्साहित है? क्या किसी एक वर्ग को लग रहा है कि सत्ता उसकी नहीं है? तो इसका समाधान सरकार के व्यवहार से भी हो सकता है और समाज के व्यवहार से भी। समाज को भी थोड़ा पहल सुधरना होगा, और वो सुधार सत्ता से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर थाने सबके लिए बराबर हो जाएं तो हिंसा और टकराव की खबरें सिर्फ हिंदू बनाम मुसलमान नहीं, जाटो बनाम राजपूत के भी हैं, कहीं राजपूत बनाम मुस्लिम की भी हैं, तो कहीं हिंदू बनाम हिंदू हैं। झारखंड में तो गौतम गुंजन गुंगेश को भीड़ ने मार दिया। हमें यह सोचना होगा कि फालतू की यह राजनीतिक आक्रामकता चुनाव जीतने का फार्मूले तक ठीक है, जीने के लिए नहीं। यूपी क्यों, आप बंगाल देखिए, बात बात में वहां से टकराव की खबरें आ रही हैं, मीडिया को मारा जा रहा है, तरह तरह की हिंसा की खबरें हैं। अब वहां भी मुख्यमंत्री ने रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां भेजने की मांग की है। यह देश की सूरत है। मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे की मांग की राजनीति छोड़ दीजिए, पहले अपने सामाजिक रिश्तों का ख्याल कीजिए, उन्हें बिगड़ने मत दीजिए। केशवपुर जाफरी गांव, ये अलीगढ़ का है, इसके ठाकुर लोग, यहाँ के कुछ ठाकुर जाति के लोग थाने पहुंच गए कि हमें भी इस्लाम धर्म अपनाना है। तो थाने क्यों गए वो इस्लाम धर्म अपनाने के लिए? विधायक ने उन्हें समझाया कि आप लोग इतना उत्तेजित मत होइए, लेकिन इन लोगों की शिकायत है कि उनके साथ उत्पीड़न हुआ है और जाटो समाज के लोग धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जब उन्हें इस्लाम में न्याय मिल रहा है तो हम भी धर्म परिवर्तन करेंगे। अब देखिए, छोटी छोटी बातों की प्रतिक्रिया कितनी बड़ी आग में बदल सकती है। दलित समाज के लोगों ने कहा कि हम अपना धर्म इसलिए बदल रहे हैं, देवी देवताओं की तस्वीरों को तालाब में प्रवाहित करने जा रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने आरोप लगाया कि ठाकुर समाज के लोगों ने अपनी नाली जाटुओं के मोहल्ले की तरफ खोल दी और इसके विरोध में दोनों पक्षों में टकराव हुआ। क्या ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है? पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अव्वल तो किसी जिलाधिकारी को जाकर यह मामला सल्टा देना चाहिए था कि किसी मोहल्ले में नाली खोली जा रही है तो वो उस तरफ ना खोली जाए। ये 5 मिनट का काम था, लेकिन दोनों तरफ से लोग जरूर इसे उकसा रहे होंगे ताकि ये बवाल बड़ा हो जाए और फिर नियंत्रण टेलीविजन चैनल पे पहुंच के हिंदू बनाम मुस्लिम, तुष्टीकरण बनाम फालतू के टॉपिक आते जाएं और इस पे लोग लेकर हम गरमाएं। दोनों समाज की ये जिद बता रही है कि बात से जितनी समस्या नहीं है, उतनी मोहब्बत अपनी इन्हें जिद से है। तभी मैं कह रहा हूं कि इतना गुस्सा एक दूसरे को लेकर क्यों है। 25 मई को अलीगढ़ के एक इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। पुलिस ड्रोन कैमरे से पता लगा रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। 1 हफ्ते के भीतर 2 समुदाय 2 बार आमने सामने हो गए। मामला क्या था? वाल्मीकि समुदाय के बच्चे का एक्सीडेंट मुस्लिम समुदाय के युवक की बाइक से हो गया। हो जाती है ऐसी दुर्घटनाएं, दुखद दुर्घटनाएं। इस बात को लेकर झगड़ा 2 समुदायों के बीच का बन गया है। अगर पुलिस नहीं संभालती वहां तो न जाने कितने लोगों की इसमें जान चली जाती। अब सोचिए कि वाकई लोगों के पास इतनी फुर्सत है कि बात बात में इतनी लड़ाई हो रही है। आखिर एक समाज का दूसरे समाज पर भरोसा इतना कम क्यों होता जा रहा है कि एक के साथ की दुखद घटना पूरे समुदाय के नाक का सवाल बन जाती है। आप सोचिए, यह सामान्य स्थिति नहीं है। इसमें राजनीति अपना हाथ सेक रही है, निश्चित रूप से तरह तरह के फर्जी संगठनों के जरिए। मुख्यमंत्री योगी जवाबदेह हो सकते हैं, मगर हालात तो आपके पड़ोस में पैदा हो रहे हैं, आपके रहते हो रहे हैं।
पुलिस भी सोच रही है, लेकिन पुलिस को और भी काम है। ऐसा नहीं है कि अपराध और टकराव की खबरों के बीच रोमियो का स्कूल कॉलेजों में अटेंडेंस 100% हो गया। नहीं, समाज में इनके बाहर देखे जाने की संभावना अभी भी है। इसलिए पुलिस इन रोमियो को पकड़ने की ट्रेनिंग ले रही है। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए कि कितनी जरूरी विषय पर ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और जरूरी कामों के प्रति हमारी पुलिस हमेशा से ही प्रतिबद्ध रही है। इस लड़के का कसूर सिर्फ इतना है कि ये झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के किले में अपनी दोस्त के साथ बैठा था। रोमियो पकड़ने निकली पुलिस को ये नागवार गुजरा और उसने खुद ही अदालत बन के उसे सजा दे दी। पुलिस की ट्रेनिंग में अब ऐसे वीडियो दिखा के उन्हें उनकी गलती बताई जा रही है। कई ऐसे मामले भी आए कि जिसमें जो कार्रवाई अपेक्षित थी उससे अलग भी कार्रवाई की गई। तो ये पाया गया कि अगर एक बार सबको सेंसिटाइज कर दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तो ये आदरणीय डीजी महोदय द्वारा ये क्या कहते हैं, हम लोग को ऐसे दिशा निर्देश मिले हैं कि हम पूरे स्टेट से रेंज वाइज बुला रहे हैं यहाँ जो भी एंटी रोमियो में काम करते हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग में उन्हें बताया जा रहा है कि देश के कानून में ना तो लड़के लड़की का साथ बैठना जुर्म है और ना मोहब्बत करना, इसलिए पुलिस मोहब्बत की दुश्मन ना बने। आपकी बेटी अच्छे से पढ़ लिख गई, जॉब कर रही है, साथ में उसका ऑफिस में कोई लड़का है वो भी जॉब कर रहा है, दोनों में मित्रता है और दोनों ही ये प्लान कर रहे हैं मिलकर कि हम लोग का सोच विचार एक सा है, हम लोग शादी भी कर सकते हैं और दोनों बैठकर जो है कहीं कॉफी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं और पता चला कि कम्युनिकेशन गैप वाला एंटी रोमियो स्क्वाड वहां पहुंच गया। आप अपने आप को महसूस कीजिए, वहां ये महसूस कीजिए कि आपकी बेटी वहां बैठी हुई है और पुलिस वाले जाके उसका फोटो खींच रहे हैं, तो कैसा महसूस करेंगे बताइए। एंटी रोमियो स्क्वाड को लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करने की भी शपथ दिलाई जा रही है। पुलिस को जितने मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है माइंडसेट चेंज करने की, ट्रेनिंग की। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो लेकिन माइंडसेट बहुत पुराना, तो वो अच्छी पुलिसिंग नहीं कर सकती है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। चलिए, नवनीत सिकेरा जो एनकाउंटर एक्सपर्ट माने जा रहे हैं, कितना बढ़िया से मोहब्बत के बारे में समझा रहे हैं। तो लगता है कि मोहब्बत भी पुलिस की वजह से भी यूपी में कायम रहेगी। तो इसी तरह की मोहब्बत आप समाज में भी ले आइए। मथुरा में व्यापारियों की हत्या हुई, 5 करोड़ की लूट हुई थी, तो उसे पुलिस ने पकड़ा भी। पता नहीं उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने आगरा में पुलिस वालों पर हमले किए। कम से कम यूपी पुलिस को अपने सिपाहियों और अफसरों के ऊपर हुए हमलों पर स्टेटस रिपोर्ट देनी चाहिए, ताकि पता चले कि सरकार वाकई काम कर रही है। उन पर जो मामले हुए हैं उनमें वो जरा फास्ट हैं और फर्स्ट हैं, कार्रवाई कर दी गई, ताकि लोगों को भरोसा मिले कि कम से कम पुलिस को मत छेड़ो भाई। वो मोहब्बत की ट्रेनिंग दे रही है लेकिन इतनी दुश्मनी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या आप जानते हैं कि सहारनपुर में एसएसपी रहे लव कुमार के घर में जो भीड़ घुसी थी, उस मामले में मामला दर्ज हुआ था, उसका क्या हुआ? उनका तबादला कर दिया गया। लव कुमार की जगह जो एसएसपी आए थे उनका भी तबादला हो चुका है। इन सब हालात के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कह चुके हैं कि राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन अपराधी जो है वो जगह खोज ले रहे हैं। कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए। जिन्होंने बीते 10 साल में कुछ नहीं किया वो जानना चाहते हैं कि हमने 2 महीनों में क्या किया है। हम सुशासन और विकास के सरकार के दावों को पूरा करेंगे। हम आपराधिक तत्वों के साथ बेरहमी से निपटेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को पूरी छूट दे दी गई है और जवाबदेही भी तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री का पद जिम्मेदारी का है, दिखावे का नहीं। बयान तो ये ठीक है, लेकिन फिर जो अगर छूट मिली हुई है तो प्रशासन के लोग उन राजनीतिक दलों का या दल का, संगठन का नाम लेने में इतना घबरा क्यों रहे हैं? कार्रवाई करने में इतना घबरा क्यों रहे हैं? थाने में भीड़ आकर जब उन्हीं को पीट जाएगी तो फिर क्या होने वाला है? तो ये सब भी देखिए, पुलिस को भी, सिस्टम को देखिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक तनाव है, आप राजनीति करते रहिए, लेकिन ये अच्छा नहीं है इस राजनीति के लिए। राजनीति हमेशा चालाक होती है, वो चंद लोगों के फायदे की चीज होती है। अगर इतनी सी बात नहीं समझेंगे तो पास पड़ोस का घर जलाते रहेंगे और ये थाने से और बयान से नहीं सुधरने वाला है। आप भी सुधरिए। ब्रेक के बाद हम नीट की इस राष्ट्रीय समस्या पर बात करेंगे। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट NEET के जरिए मेडिकल और डेंटल के इम्तिहान होते हैं।
7 मई को इस साल नीट की परीक्षा हुई, जिसमें 11 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। इस परीक्षा में नकल ना हो, इसके लिए जो तरीके अपनाए गए उसे लेकर विवाद हुआ। पहले कभी नहीं देखे गए कि लड़कियां जो फुल बाह की कुर्ता पहन के गई उनके बाह काट दिए गए। ये कहाँ आपने सुना था? कान आंख नाक की बालियां उतार ली गई, जूते उतरवा लिए गए, उन्हें अपनी माँओं से सैंडल लेकर अंदर जाना पड़ा। ये सब होता रहा, लेकिन पेपर कब लीक हो गया ये किसी को पता ही नहीं चला। पटना से पेपर लीक होने की खबर आई, वहां की पुलिस लगातार जांच कर रही है। पटना पुलिस ने इस मामले में काफी जांच की और तेजी से जांच की, जिससे पता चला कि दिल्ली, राजस्थान और पटना से पेपर लीक होने की खबरें हैं। करीब 15 दिनों से पटना के अखबारों में इसकी जांच की पूरी रिपोर्टिंग भी हो रही है। पटना से कुछ एडमिट कार्ड भी पकड़ाए हैं, जिसके ऊपर सवालों के उत्तर कोड वर्ड में लिखे हुए थे। पटना पुलिस की ये सब जांच है और ये सब मीडिया की क्लिपिंग में आपको दिखा रहा हूं। और इस मामले में 40 पेज की चार्जशीट भी पुलिस ने दायर कर दी है। एटीएस जयपुर ने भी इस तरह के मामले में कुछ लोगों को पकड़ा है। गोवा पुलिस ने भी 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे थे। आम भाषा में हम और आप इसे मुन्ना भाई कहते हैं, राजनीतिक भाषा में इसे व्यापम कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसी तरह का व्यापम घोटाला हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि नहीं हुआ है राजनीतिक रूप से। पेपर लीक होने के कारण नीट देने वाले कई परीक्षार्थी, उनमें खूब बहस हो रही है। कई परीक्षार्थी कहते हैं कि दोबारा से परीक्षा हो, कई परीक्षार्थी कहते हैं कि दोबारा से परीक्षा ना हो, क्योंकि दोबारा क्या गारंटी है कि यहाँ भारत जैसे देश में परीक्षा दोबारा हो और पेपर लीक ना हो? इसकी गारंटी कौन देगा? क्योंकि सारे लोग तो आंख कान वो जो बाली उतारने में लगे हुए थे, नाक की कील और कान की बाली उतारने में, और पेपर लीक हो रहा था। यही एक समस्या नहीं थी। दूसरी समस्या ये थी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और असम, गुजरात जैसे कई राज्यों में नीट को लेकर दूसरी तरह की बातें सामने आई। इन राज्यों के अखबारों में यह मामला खूब रिपोर्ट हुआ है। पश्चिम बंगाल के सचिव ने तो केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। वहां के छात्रों ने हमें बताया कि अंग्रेजी माध्यम का पेपर और स्थानीय भाषा का पेपर अलग अलग था, और दोनों के जब पूरे देश की एक मेरिट बन रही है तो अलग अलग भाषा के पेपर क्यों हैं, पेपर में डिफिकल्टी लेवल क्यों है, ये मामला है। यानी एक पेपर ज्यादा कठिन है, एक पेपर थोड़ा उससे कम कठिन है। ये कैसे हो सकता है और ये क्यों होना चाहिए, ऐसा छात्रों का कहना है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल के छात्रों ने कई बार प्रदर्शन भी किए और उनका मानना है कि बांग्ला भाषा का पेपर ज्यादा कठिन आया, अंग्रेजी वाला कम। वहीं तमिलनाडु में उल्टा हुआ। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों का कहना है कि तमिल भाषा का पेपर अंग्रेजी के पेपर से ज्यादा आसान था। गुजरात के गुजराती मीडियम के छात्रों का भी कहना है कि उनका पेपर कठिन था। असम में भी यही हाल था। इन बातों को लेकर कई राज्यों में छात्र कोर्ट भी गए और बहुत सारे छात्रों ने इनबॉक्स भर दिया, फेसबुक पे भर दिया कि आप नीट के बारे में नहीं दिखा रहे हैं, डर गए हैं तो झुक गए हैं। लेकिन 20 सेकंड का फुटेज भी तो लेकर जो मिलता है उस पर 4-4 दिन जो टेलीविजन कवरेज हो रहा है वो मैं थोड़ी बदल दूंगा अकेला। तो मदुरई हाईकोर्ट ने नीट की परीक्षा के नतीजे पर रोक लगा दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी 2 याचिकाएं चली गईं। तो कोर्ट ने कहा, याचिकाओं में कहा अर्जेंट सुनवाई हो, तो कोर्ट ने कहा कि मदुरई हाईकोर्ट ने जब 12 जून या 8 जून तक परीक्षा के नतीजों पर रोक लगा दी है, तब इसे लेकर जल्दबाजी मत कीजिए। नीट देने वाले छात्र बहुत वाकई परेशान हैं। उनके बीच में तरह तरह के सवाल हैं, डिफिकल्टी लेवल को लेकर और पेपर को लेकर। दिन भर वो परेशान हमें भी करते रहते हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूं इन युवाओं का जो 65% हैं और 35 साल से कम उम्र के हैं, जिन्हें अपनी खबर चलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वो बहुत सारे मंत्रियों के ट्विटर पर भी लिख रहे हैं। मंत्रियों ने भी बयान दिए हैं आश्वासन वाले। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी बयान दिया है कि किसी भी भाषा के छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। यह अन्याय कैसे नहीं होगा, किस आधार पर नहीं होगा, क्या बोनस अंक की व्यवस्था होगी, ये सब हम नहीं जानते हैं, ना उनसे पूछा गया और उचित भी नहीं है इस पर बोलना। हमने अपने तरफ से उचित अधिकारियों को भी ईमेल किया कि आप आइए और जवाब दे दीजिए, इनकी तरह तरह के जो सवाल हैं मामला खत्म कीजिए। लेकिन शायद हम उस योग्य नहीं ठहरे कि हमसे कोई आकर बात करे। बड़ी परीक्षा नीट जैसी परीक्षा का आलम देखिए क्या है राष्ट्रीय स्तर की। तेलंगाना के वारंगल में कोई 200-250 छात्रों ने तमिल माध्यम में पेपर की मांग की कि हमको दीजिए, मिल गया अंग्रेजी का पेपर। अब वहां पे उनको फिर से दोबारा परीक्षा दी गई तमिल पेपर देके। ये राष्ट्रीय नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल परीक्षा का हाल है जब हम इतने आईटी साइटी हो गए हैं। और इसी मसले पर गुजरात से राजीव पाठक की ये रिपोर्ट देखिए। जीत शाह ने मेडिकल में दाखिले का सपना लेकर पूरा साल तैयारी की, लेकिन 7 मई को हुई नीट की परीक्षा देने के बाद वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में ये परीक्षा दी, जबकि अंग्रेजी और हिंदी के सवाल अलग थे। उनके मुताबिक
गुजराती में हुए इम्तिहान में कठिन सवाल पूछे गए। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है तो पूरे इंडिया में सेम होनी चाहिए, पर गुजराती और बंगाल में दोनों इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम के पेपर डिफरेंट थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और क्वेश्चंस में बहुत क्वेरी थी और इंग्लिश मीडियम जो पेपर था वो सिंपल था। इस मुद्दे पर गुजराती मीडियम के छात्रों के माता पिता नाराज हैं। हनीश गांधी की बेटी ने भी नीट की परीक्षा दी थी। हनीश और उनके अध्यापक पिता प्रश्न पत्रों को देखकर आगे की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हनीश और अन्य कई बच्चों के माता पिता ने मिलकर गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वन नेशन वन एग्जाम, तो वन क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं? इसके लिए तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में और गुजरात में कई विद्यार्थियों ने आंदोलन छेड़े हैं और गुजरात में हम लोग गुजरात हाईकोर्ट में गए। इस मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन तो चल ही रहे हैं। अब सारे छात्र हाईकोर्ट पर नजरें गड़ाए हैं। हालांकि सीबीएसई की तरफ से इस मामले पर सफाई का भी इंतजार है। अहमदाबाद से राजीव, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच देश भर में सीबीएसई के 12वीं बोर्ड का इम्तिहान दे चुके छात्र नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले सीबीएसई के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया गया था। इस पॉलिसी के तहत छात्रों को ग्रेस मार्क देना और उदार तरीके से नंबर दिए जाते थे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि सीबीएसई ने यह ऐलान परीक्षाएं शुरू होने के बाद किया है और खेल के शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। हालांकि 24 अप्रैल को सीबीएसई समेत देश के 31 बोर्ड्स की बैठक में मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया गया था। इस सबके बीच सीबीएसई के चेयरमैन आर के चतुर्वेदी बुधवार को मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मिले, जिसके बाद खबर आई कि सीबीएसई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। मानव संसाधन मंत्री ने आज मतलब गुरुवार को कहा कि बोर्ड के नतीजे समय पर ही आएंगे, लेकिन और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगा, उन्होंने कहा। लेकिन यह सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा, बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं। वो मंत्री जी से डेट जानना चाहते हैं। रिजल्ट तो समय पर आ ही जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और यूनिक रिपोर्ट देखेंगे। एक 5.5 नंबर का सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब किसी केंद्रीय मंत्री को पता चले कि किसी मामले में 300 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है और राज्य सरकार ने उसकी जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है या मांग की है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जाहिर है आप तुरंत जवाब देंगे कि जांच के आदेश तो हो ही और कड़ी कार्रवाई की जाए। कम से कम कड़ी कार्रवाई का बयान तो तुरंत ही दे दिया जाए कार्रवाई से पहले। उत्तराखंड की नई सरकार ने जब सीबीआई जांच के आदेश दिए तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकार को पत्र लिख दिया कि इससे कर्मचारियों के मनोबल पर असर पड़ेगा, प्रोजेक्ट लागू होने में देरी होगी। इस बात को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली आए हैं ताकि वे परिवहन मंत्री के सामने अपना पक्ष रख सकें कि घोटाले की जांच क्यों जरूरी है। मनोबल के नाम पर घोटाले की जांच न कराने का यह अनुरोध काफी उदार और रोचक लगता है। नया तो है ही। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात पर सबकी नजर रही। अब अटकलें लग रही हैं कि उत्तराखंड के नेशनल हाईवे 74 से जुड़े जिस घोटाले की त्रिवेंद्र रावत ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, वो उन्हें वापस लेनी पड़ सकती है। और उन 5 में हम जो एनएचआई के जो अधिकारी हैं, उनका यह कहना है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जो फंड जो किया जाता है उसके लिए जो काला करके जो हमारी संस्था है उनको फंड एनएचआई द्वारा किया जाता है और वो फिर काश्तकारों को उसकी फंडिंग करते हैं। तो उनका ये कहना है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो हमने कहा, हमने दोनों उनका पक्ष भी सुना, अपनी बात उनके सामने रखिए और हमको जरूरत पड़ी तो हम उसमें लीगल राय लेंगे। पूरा घोटाला इस नेशनल हाईवे 74 से जुड़ा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके से जोड़ता है। इसे 4 लेन करने के लिए बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया गया और इसी में ये घोटाला हुआ। नई सरकार आने के बाद कुमाऊं मंडल के कमिश्नर की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने मामले की जांच की। 100 से ज्यादा ऐसे मामले मिले जिनमें कृषि भूमि को बैकडेट में कमर्शियल प्लॉट की तरह दिखाकर 10 गुना तक ज्यादा मुआवजा हासिल किया गया। इसके लिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून 1950 की आड़ ली गई।
सबसे ज्यादा गड़बड़ी सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और काशीपुर तहसीलों के तहत नगीना से काशीपुर, काशीपुर से सितारगंज, सितारगंज से टनकपुर और रुद्रपुर से काठगोदाम सेक्शन पर पाई गई। कमेटी की जांच में यह घोटाला 300 करोड़ रुपए से अधिक का निकला। रिपोर्ट आने के फौरन बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इस मामले में राज्य के 6 पीसीएस अफसरों को निलंबित किया जा चुका है और एक रिटायर्ड पीसीएस अफसर भी जांच के घेरे में है। उत्तराखंड से निकलने वाले अखबारों में इस कथित घोटाले की जमकर चर्चा हुई। आरोप लग रहा है कि इसमें भूमाफिया अफसरों और नेताओं की साठगांठ रही है। इसे लेकर उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी नेता हरीश रावत सरकार को घेरते रहे, लेकिन अब जब कार्रवाई का समय आया है तो बीजेपी की त्रिवेंद्र रावत सरकार को पैर पीछे न खींचने पड़ जाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के सामने एक बड़ी दिक्कत है। इस साल मार्च में जब उनकी सरकार उत्तराखंड में बनी और वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हरीश रावत सरकार के वक्त हुए भ्रष्टाचार की जांच करने की घोषणा की। साथ ही इस पूरे घोटाले की सीबीआई जांच कराने की बात कही और मामला सीबीआई को सौंपने के लिए चिट्ठी लिखी। लेकिन अब त्रिवेंद्र रावत खुद को अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा पा रहे हैं। इसकी वजह है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ये चिट्ठी जो 5 अप्रैल को उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को लिखी। गडकरी ने लिखा है कि राज्य सरकार की कार्रवाई से प्रोजेक्ट के अफसरों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ेगा। गडकरी लिखते हैं कि ऊधम सिंह नगर के जिला प्रशासन ने एक ठेका देने से जुड़े मामले में एफआईआर लिखाई है। ये ठेका राज्य सरकार के एक राजस्व अधिकारी ने दिया। यही नहीं, मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए जिसमें एनएचएआई के अधिकारियों की जांच हो रही है। ऐसे में मैं ये कहने को विवश हूं कि उत्तराखंड सरकार की इस कार्रवाई से एनएचएआई के अफसरों के मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा और प्रोजेक्ट को लागू करने में देरी होगी। उन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसे में हमें राज्य में और परियोजनाओं का काम हाथ में लेने की उपयोगिता पर फिर से विचार करना पड़ेगा। लिहाजा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मामले की अहमियत को समझते हुए तुरंत उपयुक्त कदम उठाएं ताकि विवाद खत्म हो। नितिन गडकरी की चिट्ठी के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इस सब के मद्देनजर मंगलवार को एनएचएआई को एक बयान जारी करना पड़ा जिसमें कहा गया है कि एनएचएआई ने कभी किसी जांच से बचने की कोशिश नहीं की। एनएचएआई की दलील है कि जमीन की श्रेणी, उसके अधिग्रहण और मुआवजे को तय करने में उसके अफसरों की कोई भूमिका नहीं होती। उसके अफसरों का काम सिर्फ राजस्व अधिकारियों या अदालतों द्वारा तय राशि को जमा करने का होता है। इसलिए ऐसे मामलों में एनएचएआई के अफसरों को घसीटना ठीक नहीं होगा। ऐसा करने से राज्य में हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण के काम में दिक्कत आएगी और राज्य में बाकी लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में परेशानी होगी। यही नहीं, इससे दूसरे राज्यों में भी दिक्कत आएगी और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काफी असर पड़ेगा। उत्तराखंड में एनएचएआई ने 4 धाम यात्रा मार्ग को चौड़ा करने का काम अपने हाथों में लिया है। इसके तहत करीब 12,000 करोड़ रुपए में लगभग 900 किलोमीटर लंबा रास्ता चौड़ा किया जाना है। साफ है, एनएचएआई ने अपनी दलील में इस पूरे काम के प्रभावित होने की आशंका जाहिर कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि एक घोटाले की सीबीआई जांच की बात से एनएचएआई आखिर इतनी बेचैन क्यों हो गई? उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के वक्त हरीश रावत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आते ही जो दांव चला है वो उनके लिए उल्टा होता दिखाई दे रहा है। देखना है आने वाले दिनों में क्या बीजेपी की उत्तराखंड सरकार सीबीआई जांच पर आगे बढ़ती है। दिल्ली से सुशील बहुगुणा के साथ हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।